नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। अभी वीकेंड है, आज का दिन है रविवार का। लेकिन अगर आप कहेंगे कि पीस टॉक में यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुई है, बहुत खास अभी है नहीं। और लग रहा है कि थोड़ा सा वॉर जो है ये खिंचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन स्ट्रेस आ रहा है अभी आपको बाकी के एसेट क्लास पे भी आ रहा है। और साथ में वॉरेन बफेट ने भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि वो यहाँ पे कैश पे हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें कि आप कैश पे हैं या कौन सा ऐसा एसेट क्लास है जो कि यहाँ पे आपको रिस्कियर टाइम में, जब लग रहा है कि रिस्क यहाँ पे बढ़ने वाला है और इसका इम्पैक्ट आने वाले समय पे इक्विटी से लेके अनदर एसेट क्लास पे भी आने वाला है, तो कौन सा एसेट क्लास है जहाँ पे भी आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए, इस पे आज चर्चा करेंगे। और थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू जान के करेंगे, और ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है। काफी लोगों ने कहा कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे आनी चाहिए गोल्ड में, और लोगों को बहुत परेशानी यहाँ पे इसलिए है, इंक्लूडिंग मी, कि इस बारी गोल्ड जो है परफॉर्म नहीं किया। लेकिन जब हिस्टोरिकली डेटा हम देखते हैं ना, तो स्ट्रेस के टाइम में गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ आता ही आता है, और बाद में यहाँ पे एक लॉन्ग रिकवरी जो है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को मिलता है। अब आप ये, मैंने इसको पैराडॉक्स क्यों बोल दिया गोल्ड को, कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तबका है जो कि कहता है कि ये एक आइडल मतलब एसेट क्लास है जो कि कोई भी यील्ड यहाँ पे नहीं देता है, डिविडेंड नहीं है, अर्निंग ग्रोथ नहीं है। लेकिन यहाँ पे काउंटर रियलिटी यहाँ पे क्या है, अगर ये एक आइडल एसेट क्लास है जो कि यहाँ पे आप मान के चलिए कि किसी भी तरीके का डिविडेंड नहीं दे रहा है, तो फिर सेंट्रल बैंक्स जो हैं इससे रिकॉर्ड हाई प्राइस पे, ऐसा भी नहीं है कि कोई ये लोअर साइड है, वैल्यूएबल चीज है तो चलो हम ले लेते हैं। होता है ना, हम कहते हैं कि ये जमीन है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आने वाला है, ले लो, ये सस्ते दाम पे है, आगे हमें अच्छा रिटर्न देगा। ये तो बिल्कुल रिकॉर्ड हाई प्राइस के करीब है, और फिर भी यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स क्यों इसे बाय करना चाह रहे हैं। $4500 ऊपर की ये कमोडिटी है। अब यहाँ पे एक देखेंगे क्यों, क्योंकि अभी जो जिस तरीके से दुनिया में समीकरण बन रहे, इक्वेशंस बन रहे हैं, इकोनॉमी पे फेथ हट रहा है, करेंसी पे फेथ हट रहा है, जियोपॉलिटिक्स बदल रहे हैं, ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे यूएस जैसी इकोनॉमी से भी यहाँ पे हट रहा है और डी डॉलराइजेशन हो रहा है। लेकिन ऐसे में ये कमोडिटी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है गोल्ड? तीन इसके मेन कारण है: जीरो काउंटर पार्टी रिस्क, जीरो डिफॉल्ट रिस्क, जीरो करेंसी रिस्क। अब आप ये मान के चलिए कि आपने किसी बैंक में अपना पैसा जमा किया और वो बैंक डिफॉल्ट कर जाती है, तो आपको उस बैंक का सरकार की तरफ से लमसम कुछ 5% 10% मिलेगा, बाकी आपका पैसा रिस्क पे होता है। और ऐसा है नहीं कि मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है, काफी सारे बैंक सबसे यहाँ पे बैंक हुए भी हैं। डिफॉल्ट रिस्क भी यहाँ पे हो जाता है कि सपोज आपने किसी को यहाँ पे लोन दिया, आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लिया, अब जहाँ पे आपने लोन दिया वो कंपनी यहाँ पे डिफॉल्ट हो गई, तो वहां से भी आपको इस तरीके की दिक्कत आ सकती है कि आपको पैसे वापस ना मिले। अब आप कहेंगे कि अब जीरो करेंसी या सॉवरेन रिस्क किस तरीके का है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने ले लिया ईरान की करेंसी, जैसे आपने टर्की की करेंसी लीरा को ले लिया। अब यहाँ पे हर दिन जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, कहीं का इन्फ्लेशन आप 500% का भी देख रहे हैं, कहीं के इन्फ्लेशन को आप 35% भी देख रहे हैं। ईरान की करेंसी गिर रही है, ईरान की करेंसी गिर रही है। बिल्कुल करेंट एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि अब ईरान भी जल्दी यहाँ पे चाह रहा है कि ये सीज फायर हो और इकोनॉमी पटरी पे आए। वहां की करेंसी तो गिर रही है, लेकिन क्या उससे वहां के गोल्ड को कोई यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। टर्की की करेंसी भले ही लीरा इतनी ज्यादा गिरी, लेकिन इसी टर्की ने यहाँ पे गोल्ड को प्लेज करके पैसा लिया, और वही टर्की दोबारा गोल्ड को खरीदा। यानी कि तीन चीजें हैं इसमें जो इसको काफी इंपॉर्टेंट बनाती है: जीरो काउंटर पार्टी रिस्क, जीरो डिफॉल्ट रिस्क, जीरो करेंसी रिस्क। अब आपको ये समझना है, ये कमाई का एसेट आपका नहीं है, ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है, लेकिन आपको इसके मेन रोल को समझना होगा। इसका रोल है आपके पोर्टफोलियो के रिस्क को मतलब कवर करके रखना, एक इंश्योरेंस देना, यहाँ पे हेज करना। कभी भी जब हेजिंग की बात आती है ना, तो हम कहते हैं कि मिनिमाइज द रिस्क। हम यहाँ पे ये नहीं कहते हैं कि ये आपको इतना रिटर्न देगा, हम कहते हैं मिनिमाइज द रिस्क। गोल्ड में भी हम यही टर्म यूज करते हैं, टू हेज योर पोर्टफोलियो फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो अब यहाँ पे आपको कमाई से ज्यादा ये देखना है कि आपको अपने इन्फ्लेशन को, यहाँ पे जो इम्पैक्ट आएगा उससे ये आपको पोर्टफोलियो को बचाए। वॉर है, वॉर अब मुझे लग रहा है कि तीसरे महीने भी यहाँ पे हम एंटर कर चुके हैं। तो 3 महीने अगर ये वॉर यहाँ पे टिकती है, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले 2 क्वार्टर्स में होगा। एक क्वार्टर का इम्पैक्ट 2 क्वार्टर में रहेगा, तो इन्फ्लेशन आपको हायर साइड पे हो सकता है। और इन्फ्लेशन अगर हायर साइड पे होगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको इक्विटी में भी थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखेगा, बैलेंस शीट में दिखेगा, कंपनी के मतलब बैलेंस शीट से लेके कंट्री के जीडीपी तक में असर है। तो बाद में ये क्लास जो है आपको यहाँ पे चमकने के लिए तैयार है। अब आप कहेंगे कि सेंट्रल बैंक जो है 17, क्या ये 20% ऑफ टोटल गोल्ड डिमांड का ये हिस्सा है। अगर आप देखेंगे 22 से 24 तक, यानी कि 22 23 24, ये कितना मतलब सेंट्रल बैंक से यहाँ पे इसको इंक्लूड करा है।
3300 टन। अब आप इसे कंपैरिजन ही नहीं कर पा रहे होंगे कि 33,000 टन, हमें तो पिछला डेटा है नहीं जिससे हम यहाँ पे कंपैरिजन कर पाए। 25 में आपने गोल्ड का प्राइस मतलब यहाँ पे 75% बढ़ता हुआ देखा, इसके बावजूद यहाँ पे 863 टन की यहाँ पे बाइंग हुई। अब आपको ये डेटा देगा अंदाजा, जो हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज है वो कितना है, 400 to 500 टन। और वो हम कब करते थे, जब हमारे प्राइसेस होते थे कितने, 50,000, 60,000 10 ग्राम पे, तब हम इतना खरीदते थे। जब $2,500 का प्राइस का होता था गोल्ड, तब तो हम 400-500 टन खरीदते थे। आज वो गोल्ड आपको $5,000 का हो गया या $4,600 का हो गया, इसके बावजूद हम उसको रिकॉर्ड अमाउंट के साथ खरीद रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि समथिंग नॉट गुड इन मॉनेटरी सिस्टम्स एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये चीज आपको यहाँ पे है। अब 2026 का आउटलुक है। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नहीं, गोल्ड तो यहाँ से सेंट्रल बैंक बेच रही है। ये टर्की ने बेचा भी और खरीद भी लिया तुरंत, आपने ये देखा होगा। तो 750 to 800 टन के एक्सपेक्टेशन है कि इस बार 2026 में ये आपको फिर से गोल्ड खरीदेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये अंदाजा आप क्यों लगा रहे हो, ये अंदाजा नहीं है। जब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, जो पूरे उसमें सर्वे करती है सेंट्रल बैंक्स में, उन्होंने जब सर्वे किया तो 76% से ज्यादा बैंक्स ने यहाँ पे ये कहा कि वो इस बार हायर प्राइस के बावजूद यहाँ पे गोल्ड खरीदेंगे और वो नेट बायर होंगे। उनके सर्वे के अनुसार ये 750-800 टन का आंकड़ा आया है, ये कोई अंदाजा नहीं है। अब प्राइस सेंसिटिविटी तो हम बड़ा यूज करते थे कि जब मतलब डिमांड हायर रहती है तो प्राइसेस हायर जाता है, या बहुत ज्यादा हायर प्राइस से डिमांड डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे क्रूड में है ना अभी, कि क्रूड $100 ऊपर गया तो कितना डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ, 1.5 मिलियन पर बैरल का, 1.5 मिलियन बैरल पर डे का। तो चलिए, उससे ज्यादा का भी नुकसान डिमांड डिस्ट्रक्शन हो गया है। लेकिन गोल्ड की प्राइसेस यहाँ से अगर मान लीजिए आपको 50,000 से 1.5 लाख आ गए, 1 लाख बढ़ गया, 3 गुना हो गया, फिर भी इसका डिमांड डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं हो रहा? इसका डिमांड डिस्ट्रक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये अभी के माहौल में सबसे ज्यादा सेफ हेवन बाइंग है, और सबसे ज्यादा एक सेफ एसेट है। अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो आप किसी भी डिफॉल्ट रिस्क पे नहीं है। आप इसको इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर भी अगर जाएंगे तो उसकी वैल्यू आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो ये इतना सेफ एसेट हो गया ना, रिजर्व हो गया, यहाँ पे सेंट्रल बैंक बाइंग करने लगी, और ये हो गया आपको उसे कहते हैं बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ बैलेंस शीट, किसी भी कंट्री का बोलिए या सेंट्रल बैंक्स का बोलिए, तो ये बैलेंसिंग फैक्टर है। अब ग्लोबल एसेट क्या है, स्टेटस क्या है, कि आपको मतलब क्या है, 4 ट्रिलियन रिजर्व एसेट कंपीटिंग विद ट्रेडिशनल फिएट रिजर्व। अब यहाँ पे 5 ट्रिलियन, ये यहाँ पे 4 ट्रिलियन दिया है, लेकिन 5 ट्रिलियन से ज्यादा का जो मतलब डॉलर का जो निवेश है ना, वो यहाँ पे गोल्ड में हो चुका है। अब आपको ये क्या करता है, मैंने आपको ये समझाया कि आप इसको मतलब ये मत समझिए कि ये आपको प्रॉफिट दे रहा है। ये आपको प्रॉफिट तो बहुत बढ़िया दे रहा है, लेकिन क्या है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है आपके पोर्टफोलियो को। अब यहाँ पे एंटी लीनियर असेट हम बोलते हैं। एंटी लीनियर क्या बोलते हैं? अब एंटी लीनियर असेट आपको इक्विटी वगैरह भी आ गया, क्योंकि क्या होता है, जब लिक्विडिटी टाइट टाइट होती है, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आउट ऑफ कंट्रोल होगा, तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा, लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी, यानी कि सेम चीज को खरीदने के लिए आप ज्यादा पे कर रहे हैं। अब डेट साइकिल पीक आपको आ जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज है कॉन्फिडेंस वेवर्स है। कॉन्फिडेंस मार्केट से तो शेप हो ही रहा है। तो ऐसे में क्या है कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूंगी कि आपको अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, और एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए तो रेशियो इसमें है। अगर आप 5% रेशियो अगर आप डाल रहे हैं गोल्ड में, तो आप पूरा है, इसका मतलब क्या है, नेग्लिजेंस में आप आ गए, यानी कि आप सिस्टमैटिक रिस्क को इग्नोर कर रहे हैं। यानी कि आप समझ रहे हैं कि मार्केट फिर से ऊपर आ जाएगी और मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, मुझे गोल्ड में जाके सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करना है। अगर तो 5 to 10% अगर आप यहाँ पे डालते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड अप्रोच। अब ये बैलेंस्ड अप्रोच ये है कि आप क्या है कि स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो इंश्योरेंस आप दे रहे हैं कि ठीक है भैया, मार्केट यहाँ पे गिरेगी तो 5 to 10% मैंने गोल्ड में डाल दिया, तो आपको यहाँ पे आपका बैलेंस मतलब जो है वो मिलता रहेगा, यानी कि इक्विटी से पैसा गया तो गोल्ड से पैसा आ जाएगा, और आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नहीं यहाँ पे हिलेगा। थर्ड है 10 to 15%। इसे हम डिफेंसिव मानते हैं। कई कई बार ऐसा होता है ना, जब मार्केट खराब होने वाली रहती है, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको फोन करते हैं, सर म्यूचुअल फंड्स हो या कोई भी फंड हो, अभी आप इक्विटी से बॉन्ड में शिफ्ट कर लीजिए क्योंकि मार्केट में एक करेक्शन आने वाले हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको बोलते हैं। आप अपना यहाँ पे उनको अप्रूवल देते हो, तो वो फिर आपके फंड को स्विच करते हैं। अब यहाँ पे ये डिफेंसिव ये है
अब यहाँ पे लग रहा है कि जिस तरीके से मार्केट जो है फ्रेजाइल हो चुकी है, इकोनॉमी फ्रेजाइल हो चुकी है, जो लोग अपने पोर्टफोलियो को सेफ गार्ड करके चलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्की वो नहीं लेना चाहते मूव, उनको 10 to 15% का एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए और वहां पे उनको गोल्ड में निवेश करना चाहिए। और इसे हम कहते हैं हेजिंग अगेंस्ट एक्सट्रीम साइकिल्स एंड अननोन अननोन्स, यानी कि क्या होना है हमें पता ही नहीं है यहाँ पे कि क्या अभी होगा वॉर को लेके। मैं और आप तो कह ही नहीं सकते कि ये वॉर कब खत्म होगा। हमने रशिया यूक्रेन को आता हुआ देखा, लेकिन इस बार भी बड़ी बड़ी एशियन इकोनॉमीज पे यहाँ पे झटका है, तो ये मुझे लग रहा है कि ज्यादा हर्ट करती हुई नजर आएगी। अब आप कहेंगे कि किस तरीके से निवेश करना चाहिए। अभी मैं डेरिवेटिव मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे बैक फुट पे रखूंगी, फ्रंट फुट पे होना चाहिए आपका गोल्ड से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, और आपका होना चाहिए गोल्ड की फिजिकल की खरीदारी। फिजिकल की खरीदारी में हॉलमार्क ज्वेलरी लें या हॉलमार्क क्वाइंस लें, इसका ध्यान में रखिएगा। क्वाइंस में इसलिए वो करती हूँ, रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें आपको मेकिंग चार्जेस कम होते हैं। और आप हॉलमार्क ज्वेलरी या हॉलमार्क क्वाइंस लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि गवर्नमेंट आपको ये दे रही है। दूसरी चीज होती है ईटीएफ। आपको इसके लिए डीमेट अकाउंट चाहिए। डीमेट अकाउंट पे अपना केवाईसी कराइए, 24 घंटे के अंदर आपका केवाईसी क्लियर हो जाता है। आपको चाहिए आपके अकाउंट में कितना पैसा, अगर हम 10 ग्राम गोल्ड लेने जाएंगे तो हमें चाहिए 1.5 लाख रुपए। लेकिन जब आप SIP की तरह करते हैं ETF में, तो आपको कितना पैसा चाहिए, आपको 120 रुपए से गोल्ड में निवेश होगा और ये 200-250 से आपको सिल्वर में निवेश हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया हम यहाँ पे जा नहीं सकते हैं, तो आप SIP कर सकते हैं। और जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके पास डीमेट नहीं है, वो डीमेट के थ्रू यहाँ पे अपना निवेश कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि ठीक है आपको एक बारी SIP करना चाहिए, तो जैसे ही आप SIP करने लगेंगे ना, तो आपको एक बारी देखना होगा कि गोल्ड ETF आ कितना रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी स्क्रीन पे, क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ इसमें से काफी लोग जो है वो पहली बार इसको देख रहे होंगे। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया कि गोल्ड ETF, गोल्ड निपॉन डालती हूँ ना, मैं निपॉन का एक ले लेते हैं, मैं निपॉन ही हमेशा लेती हूँ। तो एक बार ही फिर से लेते हैं इसको, निपॉन गोल्ड। ये देखिए आ गया, निपॉन गोल्ड आ गया। अब जैसे आप इसको ले रहे हैं ना, तो आपको 123 पे एक यूनिट आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। इसने एक बेस बनाया है। अब ये 125, 130, 140 तक जाएगा। इसको आपको 2 साल 2.5 साल देखना नहीं है। अगर आप डेली देखेंगे तो फिर आप परेशान होके इसको लॉस में निकालेंगे, ये भी मुझे पता है। थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं, इससे बढ़िया मैं लॉस में निकल जाऊं, फिर मैं बाद में करूंगा। अगर सिल्वर ETF की बात करें, तो देखिए सिल्वर ETF में भी एक कंसोलिडेशन है। इसने हाई कितने का लगाया था, एक बार आपको वो भी दिखाना जरूरी है, 360 का। इसके बाद इसमें लो लगाया क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस में बहुत फॉल आया था, 190 का। सिल्वर बहुत वोलाटाइल है, इसे हमें साइक्लिकल ही इसमें वो करना चाहिए निवेश। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 224 के करीब है। अब मुझे लग रहा है कि एक बारी 270 के करीब इस बारी आपको 2026 में ये आती हुई ये कमोडिटी और ये ETF दिखाई देगी। तो आप गोल्ड ETF, सिल्वर ETF में पैसा लगा के चल सकते हैं। और जब हमने यहाँ पे इतनी बात करी है, तो एक बारी इंटरनेशनल में ना करके हम अपने बाजार की बात करेंगे कि क्या मूवमेंट लग रही है। तो और गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो इस पर 1,61,000 तक जाने के चांसेस हैं। 1,61,000 से लेके आपको 1,70,000 तक का एक बन रहा है कि गोल्ड जो है जाएगा। अभी नहीं जाएगा, आप जून जुलाई तक आपको बिल्कुल वेट करना होगा। एक रेंज में रहेगा, हल्का बढ़ेगा गिरेगा। लेकिन आपको फोर्थ क्वार्टर 2026 क्लियरली बोल रही है, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्वार्टर 2026 में आपको ये 160, 162 से लेके 170 के रेंज में यहाँ पे आ सकता है। डाउनसाइड की बात करना, डाउनसाइड रिस्क बहुत जरूरी है। ये मैक्सिमम आपको यहाँ पे 1,42,000 से 43,000 का हो सकता है। जबकि सिल्वर की अगर आप बात करेंगे ना, तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि सिल्वर में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। सिल्वर यहाँ पे 280 से लेके एक बारी 320 वाला जोन देख सकता है। अगेन इसमें आपको फोर्थ क्वार्टर 2026 का वेट करना होगा। और यहाँ पे आपको पेशेंस जरूर रखना होगा क्योंकि सिल्वर में भी तेज मूव आती है। गोल्ड में आप भले ही होल्ड करें, लेकिन सिल्वर में आपको लग रहा है कि बिल्कुल हमें एक प्रॉफिट लेके निकलना है, तो वहां पे क्विक प्रॉफिट बुकिंग की आपको एडवाइस रहेगी। और डाउन साइड में मुझे लग रहा है कि 2,10,000 से नीचे सिल्वर को नहीं जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आप बोलते हैं ना कि आपने ये बोला, ये आया ही नहीं।
क्यों उसका वेट करना है? अगर आप ईटीएफ में फिजिकल में, तो आप स्टैगर्ड वे में आप यहाँ पे निवेश करिए। वो आपको एवरेज करके एक अच्छा मतलब पोर्टफोलियो बना के देगा 2026 में, 27 में। तो मेरे ख्याल से बॉटम को पकड़ने की ना मैं कोशिश करूँ ना आप करिए, और उसको एसआईपी की तरह यहाँ पे निवेश करके चलिए। और ये जो वीडियो था, ये मैंने डेरिवेटिव मार्केट को ध्यान में रख के नहीं बनाया है, इट इज फॉर ईटीएफ एंड फिजिकल मोड। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।